हाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुदर्शन और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है या वो मेरी बातों पर सहमति ना हो, एग्रीमेंट ना दिखाए। बट ठीक है, क्योंकि मैं जो टॉपिक बनाता हूँ वो पूरी तरीके से फैक्ट्स और डेटाबेस होती है, तो मैं जो एक नोशन होती है उस पे बात करने की कोशिश नहीं करता। जो सच्चाई है बस मैं उसी पे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग पे, कि 2014 में जो हमारी इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो 76 हुआ करती थी। और अगर आज 2023 में अगर हम अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग देते हैं तो वो 86 नंबर पे पहुंच गई। कहने का मतलब है कि हमारी जो पासपोर्ट रैंकिंग है हमारे देश की वो डिक्लाइन हुई है, जो काफ़ी मेरे लिए सरप्राइज़ था। क्योंकि 2014 से मीडिया में एक तरह का परसेप्शन है कि भारत एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको जो डेवलपमेंट का एक जो नोशन है या जो पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं उस पर डिस्कस करने की काफ़ी ज़रूरत है। नहीं तो अभी जैसे हम 3.46 ट्रिलियन डॉलर की जो इकनॉमी है और आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे, बट हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सुधार नहीं होगी। और अगर आप पासपोर्ट रैंकिंग को थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो उसे इजी वे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी देश है अगर उसकी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होती है उस देश का वैल्यू उतना अधिक माना जाता है। और ये एक अच्छा पैरामीटर है किसी भी देश के डेवलपमेंट नोशन को समझने का, कि अगर आपकी देश की पासपोर्ट की रैंकिंग जो है अगर वो हाई है, मतलब टॉप 10 में अगर आप आते हैं तो आपकी कंट्री को लोग एक अलग तवज्जो से देखते हैं। और इसका शिकार आप पाकिस्तान के एग्जांपल से ले सकते हैं। उनके पासपोर्ट को हर कंट्री में बहुत इजी तरीके से एंट्री नहीं मिलती वहाँ के लोगों को, अफ़गानिस्तान के लोगों को। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा इंडियन का पासपोर्ट जिस तरीके से मीडिया में परसेप्शन बनाया गया है कि मोदी सरकार इतना काम कर रही है, उसको देखते हुए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। और मैं ये अपने नोशन से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूँगा। तो आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को पता चलेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय लाइक लोग बोलते थे मनमोहन जी ना बोलने वाली सरकार, काफ़ी कमज़ोर सरकार, या कांग्रेस सरकार एक तरीके से करप्शन की सरकार। तो मुझे कभी कभी डाउट लगता है कि जो करप्शन की सरकार थी उस समय इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे थी, और अभी जब हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो कहाँ पहुँच गई है। अगर 2014 की बात करें तो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी तो उस समय इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग 76 हुआ करती थी, और अभी बीजेपी के समय में ये 86 तक पहुंच गई। कहने का मतलब है कि हमारी रैंकिंग काफ़ी पीछे चली गई है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का एक पैरामीटर है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के जो एक 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 स्टैंडर्ड पैरामीटर होती है उससे हम बाहर जा रहे हैं। और मैं इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग को अगर कंपेयर करता हूँ हमारे बिग ब्रिक्स के जो नेशन हैं उनसे, तो आपको और सरप्राइज लगेगा कि इंडियन जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो सबसे लोअर क्यों है। जैसे अगर ब्रिक्स में अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की, तो उसकी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है 2023 में वो 20 है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो वो 52 में है। और अगर चाइना की रैंकिंग देखते हैं तो वो 68 है। चाइना काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है दोस्तों। अगर आप देखेंगे 2014 में तो उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग थी 83, और वो अभी 2023 में 68 पे पहुंच गई। तो एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट उन्होंने दिखाया हुआ है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग 2023 में अभी 54 है। और वहीं हम इंडिया की पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करते हैं तो 2014 में जहाँ 76 मतलब 76 हुआ करती थी वो 86 पे पहुंच गई है 2023 में। तो ये काफ़ी एक सरप्राइज डेटा था जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी ऐसी कंपनी या फर्म है जो वर्ल्ड के पासपोर्ट की रैंकिंग है उस पर काम करती है और रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो मैं अपने रिसर्च के दौरान 3-4 ऐसे संस्थाओं के बारे में पढ़ा, बट उसमें से एक संस्था है जिसको वर्ल्ड ने काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया उसके रिपोर्ट को। और उसके पीछे भी कारण ये है कि जो हैंडी एंड पार्टनर्स है ये एक कंसल्टिंग फर्म है, और इसकी जो क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिकेट इतनी अधिक वर्ल्ड में इसलिए है क्योंकि इनका जो डेटा रिसीविंग, जो उनको डेटा प्राप्त होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। और ये जो डेटा रिसीव करते हैं वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और एक्यूरेट ट्रैवल इंफॉर्मेशन होती है उसको अपने पास रखते हैं।
तो जो हेनली एंड पार्टनर्स कंपनी है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस डेटा पे काम करती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो रिपोर्ट पब्लिश करती है। और इस फर्म की जो रैंकिंग की मेथडोलॉजी है वो काफ़ी सिंपल है। इन्होंने क्या कर दिया है, कोई भी ऐसी कंट्री जिसको नो वीज़ा, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप कितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री, मतलब आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको एक नंबर दिया जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलती है, तो आपको वहाँ पे रैंकिंग, मतलब आपकी रैंकिंग के लिए एक नंबर दिया जाएगा। और आपके पासपोर्ट को अगर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में आपको 0 दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी क्राइटेरिया है, ये सिंपलीफाइड है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट बना के लोगों को पब्लिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वीज़ा मिलना और ना मिलने का मामला है, बट मुझे भी यही लगा था कि अगर कोई कंट्री आपके देश को वीज़ा नहीं दे रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट उसके लिए ही मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि जो सिंगापुर है वो नंबर 1 पे आ गई बेसिकली। तो आपको डायरेक्टली कहीं पे ये पैरामीटर्स तो नहीं लिखा गया, बट इनडायरेक्ट वे से आपको समझना होगा कि उस कंट्री को हर जगह वीज़ा फ्री क्यों रखा गया है या उसके जो पासपोर्ट है इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो मैं सिंगापुर को एज अ बेंचमार्क ले रहा हूँ क्योंकि वो अभी 2023 में नंबर 1 पोजीशन पे है वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग में। तो ज़ाहिर सी बात है उसके जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स होंगे उस कंट्री के, उसको हमको ध्यान में रख के हम वहाँ से सीख लेके हम अपना जो एक डेवलपमेंट का तरीका है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो सिंगापुर कंट्री की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जर्नी रही है कि वो एक गरीब मुल्क होके कैसे वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज उसके लिस्ट में आ जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं उनका बताता हूँ कि जो सिंगापुर है उसको जो आज़ादी मिली थी वो 1963 में मिली थी फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर से। बट 2 सालों के लिए वो फेडरेशन ऑफ मलेशिया करके एक ग्रुप थी साउथ ईस्ट एशिया में, वो उसको ज्वाइन करती है। बट उनके साथ हमेशा सौतेला मतलब व्यवहार होता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो सिंगापुर की बातें नहीं सुनी जाती थी। तो और इसके अगेंस्ट में सिंगापुर के जो लीडर थे वो एजिटेट करते थे अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ मलेशिया के। तो 1965 में जो मलेशिया के जो फेडरेशन लोग थे उन्होंने सिंगापुर को अलग कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी कंट्री, एक आइसोलेटेड कंट्री जिसको नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट, मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंशियल वो कर पाएगी या नहीं आने वाले समय में, वो अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में काम करती है। और आज 2023 में अगर आप उनके जो रिच कंट्री के लिस्ट में देखते हैं तो उनका नाम ज़रूर आता है। एक बुक है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस बुक को पढ़ें। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किस तरीके से उस चैलेंज को लिया और अपने देश को एक डेवलपमेंट के पाथ पे लेके गई। और सिंगापुर के जो लीडर थे वो शुरू से ही क्लियर करते कि उनको डेवलपमेंट नेशन की ओर जाना है, एक रिच कंट्री बनना है, ताकि वो अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी दे सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर काफ़ी काम किया। उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया ताकि लोगों के बीच जो आपसी झगड़ा या मतभेद होती थी वो ख़त्म हो। उन्होंने जो एक ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट था उसको काफ़ी लिबरल कर दिया गया। जो बिजनेस की पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने सिंगापुर में काफ़ी लिबरल कर दी ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया ताकि कोई भी फॉरेन कंट्री अगर उनके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो। उसका आज सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो वर्ल्ड के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने अपने लोगों को काफ़ी अपग्रेड किया, उनके नॉलेज को काफ़ी अपग्रेड किया बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर, क्योंकि उनको पता था कि उनके कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो है नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से कंस्ट्रेंड है। तो वो बेसिकली अपनी ह्यूमन कैपिटल को ही अपग्रेड करते गए। उसके बाद उन्होंने एक सोशल हार्मनी थी उस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने काफ़ी इतना एग्रेसिव पॉलिसीज़ बनाए जिसमें तीनों रिलीजन के जो कम्युनिटी थे वो एक साथ पीस और हार्मनी में रहे। उन्होंने सबसे बड़ा अपने कंट्री में एक चीज़ किया कि जितने भी फिनेंशियल सेंटर्स हैं उनको अपने कंट्री में जगह दी और उस तरीके की पॉलिसीज़ एंड ट्रांसपेरेंसी रखी ताकि लोग जो वहाँ हैं एक फिनेंशियल हब के तौर पे सिंगापुर को देखें। और ये आज
देखने को मिलता है। सिंगापुर ने उसके बाद टूरिज़्म में काफ़ी अपना एक प्लान किया और टूरिज़्म के लिए उन्होंने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि लोग उसको एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखें। और आज सिंगापुर में लोग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए ही टूरिज़्म के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने लोगों को के जो बिहेवियर है उस पर काफ़ी चेंज करवाया। उन्होंने क्लीनिनेस को लेके काफ़ी आदतें चेंज करवाई वहाँ के लीडर ने। उसके बाद उनकी सबसे बड़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उन्होंने लैंग्वेज को लेके। वो शुरू से ही क्लियर थे कि हमें इन जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी देना है। तो उन्होंने सारे स्कूल में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया एक तरह से प्राइमरी लैंग्वेज, और जो उनके रीजनल लैंग्वेज थी उनको सेकेंडरी की लैंग्वेज के तौर पे देखा गया। तो ये जो ओवरऑल उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो आज सिंगापुर हर हर पैरामीटर में नंबर 1 या टॉप 10 में आती है। चाहे वो उनके हेल्थ पे हो, एजुकेशन पे हो, इकोनॉमिक्स में हो, जीडीपी पर कैपिटा इनकम में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सोशल हार्मनी में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो हर तरीके की चीज़ों में नंबर 1 आती है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जो हमारे कंट्री के जो पॉलिटिशियन हैं उनको ये सभी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और उस डायरेक्शन में करना चाहिए, ना कि आपसी जो झगड़ा एक दूसरे पे हम करवा देते हैं। हमारी जो कमज़ोरी है हम जनरली उसको एड्रेस नहीं करना पसंद करते हैं और हम जो प्रायोरिटी में नहीं है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक सही डेवलपमेंट का पैरामीटर सेट करें और देखें, अगर आपको लगता है कि आप दूसरे देशों से कुछ सीख सकते हैं तो वहाँ के डेवलपमेंट पैरामीटर को लें और अपने देश को उस तरीके से डेवलप करें ताकि हम भी वर्ल्ड में ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और या हम बोल सकते हैं जो फास्टेस्ट जीडीपी जो कंट्री है वो वर्ल्ड में हर चीज़ में आके उनकी कंट्री सुपर पावर हो चुकी है। तो होप सो कि आने वाले समय में मैं ये देख पाऊँगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2014 से मीडिया में एक अलग ही परसेप्शन क्रिएट किया था। और ये भी मुझे एक समय लगता था कि मोदी जी जैसे विदेशों में भ्रमण करते हैं तो और मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा कि 114 डेस्टिनेशन जगह पे अभी तक से वो जा चुके हैं। बट उसका जो अभी तक से फ्रूटफुल कुछ कंक्लूजन हमारे पास अभी तक से नहीं मिला है, क्योंकि ये पासपोर्ट की रैंकिंग मुझे जहाँ तक समझ आई वो इसी बेसिस पे ही डिसाइड होती है कि आपकी कंट्री में चीज़ें कितनी अच्छी है, और ये तभी हो पाएगी जब आप उसके लिए 100% सपना देना स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक